हेलो दोस्तों, केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे जेआरएफ 2020 का सॉइल साइंस का पेपर। हर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो सारी की सारी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये ICRPG जेआरएफ एग्ज़ाम जो अभी सितंबर 2020 में हुआ था, अभी वापस होने वाला है। उससे पहले एक बार अपन सारे क्वेश्चंस को, उनके सारे ऑप्शंस को, राइट आंसर्स को, सबको एक बार वापस क्लियर ढंग से समझ लेते हैं और किस टाइप का, किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी समझ लेते हैं, ताकि आपको 2021 के और फर्दर जितने भी एग्ज़ाम होंगे जेआरएफ के उसमें हेल्प मिलेगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखना ये वीडियो। हो सकता है 1-2 पार्ट में हो ये, तो जितने भी पार्ट आए इसके देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन कितने डिलीट हुए, कौन सा गलत हुआ, कौन सा माइनर मिस्टेक्स हो सकती है जिसमें, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो इस बार 2020 से जो क्वेश्चन का पैटर्न वो बहुत बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सब देखेंगे अपन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल साइंस स्टूडेंट के लिए है। सोयल साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी सोयल साइंस से जेआरएफ की या एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आसानी से दिखे आपको। ओके, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर। जो बिल्डिंग यूनिट्स होती है, यानी सिंपल सा मीन है कि ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड किससे बने होते हैं। तो ये सारे के सारे बने होते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसैकेराइड्स, ग्लिसरेल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एक्सीटोन एंड ट्राइओजेज। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये किसके पॉलीमर्स है, ये मोनोसैकेराइड के पॉलीमर है। तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, कुछ मोनोसैकेराइड्स मिलके ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मोनोसैकेराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्किंग रेंज ऑफ टेंसियोमीटर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चराइज। तो सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट के लिए अपन जो टेंसियोमीटर यूज लेते हैं, वो टेंसियोमीटर की वर्किंग रेंज कितनी, कहाँ तक वो सेंसिटिव है, उसके बाद में वो काम करना बंद कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 15 बार तक, सेकेंड है 0 से 0.8 बार, एंड थर्ड ऑप्शन है 0.8 टू 15 बार, एंड लास्ट वन 0 to 0.3 बार। सो टेंसियोमीटर की जो वर्किंग रेंज होती है, जहाँ तक वो सेंसिटिव होता है वर्क करने के लिए, वो होती है, सेकेंड ऑप्शन राइट है, 0 to 0.8 बार। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हो गया अपना। देन थर्ड क्वेश्चन, द एल्बिडो इज हाईएस्ट इन। एल्बिडो किसके लिए हाईएस्ट होगा? तो मैक्सिमम जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ एल्बिडो लो होगा, और जहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जो इंसिडेंट है उससे ज़्यादा, जितना इंसिडेंट हुआ था रिफ्लेक्टेड हो रहा है वापस, जैसे कि एब्सोल्यूट वाइट सरफेस, उसका हाईएस्ट होगा एल्बिडो। अपन देखते हैं यहाँ एब्सोल्यूट वाइट सरफेस या वाइट सरफेस किसकी है, तो वाटर सरफेस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड इज बेयर सोइल, एंड थर्ड वन इज क्रॉप्ड एरिया, एंड फोर्थ वन इज आइस। तो यहाँ पे जो वाइट सरफेस है वो सबसे ज़्यादा वाइट है, आइस। तो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, आइस। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोस्फीयर इज क्लोजली रिलेटेड टू। राइजोस्फीयर किससे क्लोजली रिलेटेड है? तो ऑप्शन देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन है सोइल स्ट्रक्चर, सेकंड टेक्सचर, एंड थर्ड वन इज प्लांट रूट सिस्टम, एंड फोर्थ वन विल्टिंग रेंज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइजोस्फीयर एंड फाइलोस्फीयर दो टर्म्स है, बहुत ज़्यादा यूज होती है सोइल एंड एग्रोनॉमी दोनों में, प्लांट फिजियोलॉजी में भी। तो राइजोस्फीयर क्या होता है? राइजोस्फीयर वो एरिया होता है जहाँ पे रूट सॉइल में डोमिनेंटली प्रेजेंट है। तो इसके जो आसपास का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? राइजोस्फीयर। ओके, तो प्लांट रूट सिस्टम के आसपास का जो सॉइल एरिया है वो कहलाता है राइजोस्फीयर। तो राइजोस्फीयर इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन सी ईयर इनेक्ट हुआ?
फर्स्ट ऑप्शन है 1988, 87, 86 एंड 85, बहुत ही क्लोजली ये दिए इन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1986 है। आपको इन्वायरमेंट की बुक या फिर जो आई से इंट्रोडक्शन सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, इसमें दे रखा है बहुत अच्छे से। तो ये जो इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं, सोइल में आए 5-6 क्वेश्चन ऐसे, तो ये भी ध्यान रखना। बहुत सिंपल आया, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट के नाम है, जितने भी जो टिकीदास के पीछे दे रखे हैं वो अच्छे से देख लेना एक बार। तो लिस्ट दे रखी है 2 और उसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो फर्स्ट है रॉबिन्सन। और इनमें से जो भी उन्होंने वर्क किया है, जहाँ इनका कंट्रीब्यूशन है वो देखना है, योडर, मुंसेल एंड एटरबर्ग। तो रॉबिन्सन का जो वर्क है वो था पिपेट मेथड दिया था रॉबिन्सन ने। ओके, तो ए का है थर्ड। योडर ने वेट सेविंग मेथड दिया था। अब देखो यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज़ द पिपेट मेथड और इंटरनेशनल पिपेट मेथड और वेट सीविंग। तो इंटरनेशनल पिपेट मेथड एंड ये जो मेथड है वो है सिल्ट एंड क्ले रेंज के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सिल्ट से भी छोटे पार्टिकल्स, स्मॉलर देन सिल्ट, उनको यदि अपन उनका टेक्सचर एनालिसिस करना है तो अपन मेथड यूज करते हैं बायोक्रिस हाइड्रोमीटर मेथड एंड पिपेट मेथड, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, और ये दिया था रॉबिन्सन ने। और जो ये सिविंग मेथड है, वेट एंड ड्राई सिविंग मेथड, ये जो सिविंग मेथड है ये सिल्ट से भी बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनके टेक्सचर एनालिसिस करने के लिए जो यूज लेते हैं वो है सिविंग मेथड। दो है, एक वेट सिविंग एंड ड्राई सिविंग दिया था चैपल ने, एंड जो बाद में इसको मॉडिफाइड किया था वो किया था योडर ने। तो ये वेट सिविंग से रिलेटेड है योडर। थर्ड वन इज मुंसेल, बहुत ही कॉमन है। मुंसेल कलर चार्ट के नाम से आप सब जानते हैं, यू वैल्यू क्रमा आपने पढ़ रखा होगा यदि सोइल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुंसेल है कलर चार्ट, रॉबिन्सन है पिपेट मेथड, योडर है वेट सेविंग एंड अटरबर्ग। अब लास्ट एक बचा है, और अटरबर्ग ने कंसिस्टेंसी लिमिट दी थी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो प्लास्टिसिटी लिमिट है, तो इसका ये। तो फर्स्ट इसका सही ऑप्शन है, फर्स्ट में है थर्ड, बी में है फोर्थ, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड वेजिटेशन इंडेक्स TVI। तो अपन को TVI क्या होता है सबसे पहले तो ये जानना है, व्हाट इज़ द TVI। तो TVI क्या है? TVI एक मॉडिफाइड वर्जन है NDVI का। ये जो नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है, इसका ही एक मॉडिफाइड या फिर आप बोल सकते हो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें अपन TVI में क्या, NDVI में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, लेकिन TVI क्या करता है, अवॉइड करता है नेगेटिव वैल्यू के साथ ऑपरेट करने से। जो नेगेटिव वैल्यू है उनके साथ ऑपरेट करने से ये अवॉइड करता है TVI। तो जो ट्रांसफर्ड वेजिटेशन इंडेक्स है, ये कैसे, आप इसके ऑप्शन देख लेते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो है अंडर रूट ऑफ NDVI, स्क्वायर रूट ऑफ NDVI, या फिर NDVI का स्क्वायर, या फिर GVI का अंडर रूट या अंडर स्क्वायर, एंड फोर्थ वन इज 0.5 प्लस NDVI का स्क्वायर रूट। तो जो TVI है वो TVI क्या होता है, ये होता है एडिशन ऑफ 0.5 इन NDVI का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ NDVI प्लस 0.5 जो होता है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 प्लस NDVI, ये होता है TVI। ये देख लेना एक बार, जो TVI होता क्या है, TVI की डेफिनेशन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये सही आंसर इसका फॉर्मूला। बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया था क्योंकि बहुत ही न्यू टाइप के क्वेश्चन है, अभी आने लगे हैं। एक ध्यान रखना, NDVI जो NDVI की रेंज होती है वो होती है +1 to -1, ये बात भी ध्यान रखना। 2019 के क्वेश्चन JRF के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली कौन सा प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थ क्रस्ट क्या होती है आपको पता ही होगा। ये पूरे यदि अपन इंटरनल अर्थ को अपन यदि डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है कोर, और जो उसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है मेंटल, एंड जो बाहर का पार्ट होता है जिसका अपर मोस्ट सरफेस जो सॉइल होती है, ये जो होता है पूरा का पूरा ये होता है अपना क्रस्ट।
जो ये कोर है वो बना होता है आयरन एंड निकल का। बाकी इनमें बहुत सारे मेंटल एंड कोर क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन जो कोर है इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है मेनली, वो है आयरन एंड निकल। जो इनर कोर है अंदर का, वहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जो बाहर है वो होता है लिक्विड फॉर्म में। ओके, बाद में मेंटल है और इसकी सारी की सारी डेंसिटी कितनी होती है और इनका जो डायमीटर है वो कितना है, ये सारा का सारा देख लेना। तो अपन अर्थ क्रस्ट में एबुडेंटली जो भी होता है एलिमेंट सबसे ज़्यादा वो देखते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे फर्स्ट में ऑक्सीजन, सेकेंड है सिलिका, थर्ड वन इज एल्यूमिनियम एंड फोर्थ वन इज आयरन। ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके परसेंटेज कितने कौन सा होता है ये भी ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन होता है 46.6%, सिलिका होता है वो होता है 27.7%, एंड थर्ड वन एल्यूमिनियम 8.13% एंड आयरन इज 5%। तो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है ऑक्सीजन 47% के लगभग। तो एबुडेंटली जो फर्स्ट है वो तो ऑक्सीजन है, सेकेंड वन इज सिलिका, और ये दोनों ही नॉन मेटल है और ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं ऑलमोस्ट 74% या 75%। मतलब जो 75% है वो ओनली ऑक्सीजन एंड सिलिका दोनों नॉन मेटल बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का। ओके, तो इनके सारे परसेंटेज देख लेना और ये पूरी जो इंडेक्स दे रखी होगी इनकी वो देख लेना एक बार। 9th क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ। ब्लैक कॉटन सॉइल है जो इंडियन सॉइल है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल ये कौन से ऑर्डर में आती है? फर्स्ट वन इज एल्फीसॉल, वर्टिसॉल या एंट्रीसॉल एंड एरिडीसॉल। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो रिलेटेड होती है वर्टिसॉल से। ओके, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल। जहाँ भी क्वेश्चन आए नॉर्मल सॉइल का CN रेशियो, भले ऐसे आए, भले कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए जिसमें नॉर्मल सॉइल दे रखी हो और उसका CN रेशियो पूछ लिया, कैसे भी क्वेश्चन आए और अपन को CN रेशियो पूछे कोई भी नॉर्मल सॉइल का, जो नॉर्मल सॉइल के लिए रेंज होती है वो क्या होती है? तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, 5:1, 10:1, 15:1 एंड 20:1। तो जो CN रेशियो होता है कार्बन हाइड्रोजन रेशियो, वो जो नॉर्मल सॉइल के लिए होता है वो इसका सही आंसर है सेकेंड, 10:1। ये जो 5:1 है, 5 to 9:1 होता है जितने भी माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में उनका। और एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है CN रेशियो में, वो ये है कि सबसे ज़्यादा CN रेशियो किनका होता है? तो जो सॉडस्ट होती है 600:1 या 600:1 तक होता है इनका रेशियो। जो व्हीट स्ट्रो होते हैं वो व्हीट स्ट्रो का होता है 80:1 तक। ओके, एंड उसके अलावा अपन को देखना है जो इंडियन सॉइल है, ये नॉर्मल सॉइल का 10:1 है और इंडियन सॉइल का होता है 10:12:1। एंड जो ह्यूमस होता है उसका होता है 10 ये जो नॉर्मल सॉइल का वो उतना ही होता है 10:1। एंड उसके बाद में अपन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CN रेशियो कैसे मिनरलाइजेशन या फिर जैसे ऑर्गेनिक फॉर्म टू इनऑर्गेनिक फॉर्म कन्वर्जन प्रोसेस होता है कोई भी न्यूट्रिएंट का, उसको कैसे अफेक्ट करता है। अपन नाइट्रोजन की बात करें तो यदि अपन नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक फॉर्म कोई भी डालते हैं सॉइल में, तो वो सॉइल में ऑर्गेनिक फॉर्म डालेंगे तो वो मिलेगा प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये टोटली डिपेंड करता है CN रेशियो पे। यदि उस ऑर्गेनिक रेजिड्यू या ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो 20:1 से कम है तो इसमें मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगी, या ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और प्लांट्स को मिल जाएगा। और अगर 20:30:1 है तो जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगी और जो इमोबिलाइजेशन प्रोसेस मतलब मिनरलाइजेशन की रिवर्स प्रोसेस होगी वो दोनों बैलेंस्ड फॉर्म में होगी। जितना मिनरलाइज्ड होगा नाइट्रोजन उतना ही इमोबिलाइज्ड हो जाएगा। और यदि 30:1 से ज़्यादा है तो ओनली फॉर इमोबिलाइजेशन होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिनरलाइजेशन या इमोबिलाइजेशन जो प्रोसेस करते हैं बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन यदि अच्छा मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, तो वो जितने कार्बन के एटम्स तोड़ ब्रेक कर रहा है उतने ही उसके रेशियो में नाइट्रोजन के कर पाएगा। लेकिन यदि उसकी अवेलेबिलिटी कम है नाइट्रोजन की उस ऑर्गेनिक रेजिड्यू में, तो वो क्या करेगा, ये इसको तोड़ने के लिए जो नाइट्रोजन की डिमांड है वो सोइल के जो मिनरलाइज्ड हो चुका है वो उस फॉर्म से क्या करेगा, अपनी पूरी करेगा डिमांड। तो उससे क्या हो जाएगा, जो मिनरलाइज्ड है वो माइक्रोब्स के बॉडी में चला गया और वापस क्या हो गया, इमोबिलाइज्ड हो गया। तो ये बात ध्यान रखना आपने। और इसके अलावा NPS रेशियो, CNPS रेशियो, ये सारे के सारे देख लेना इसके साथ ही। ओके, इसकी इंडेक्स दे रखी होगी
IEEE में दे रखी है या फिर सत्यनारायण सर की जो ट्रीटाइज में है वो CN रेशियो की पूरी इंडेक्स दे रखी है। तो सारे के सारे ध्यान से देख लेना किसका कितना CN रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। इंफ्रारेड थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन लॉ। जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है वो कौन से रेडिएशन लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये अभी बहुत बार देखने को मिला होगा आपको, बहुत बार इससे इंट्रोड्यूस हुए होंगे। कोविड के लिए, कोविड में जो अभी टेम्परेचर चेक करने के लिए जो आ रहा है वो सारा का सारा इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, दूर से ही कैच कर लेता है अपना बॉडी का टेम्परेचर। ओके, ये तो बहुत बार देखा होगा कोई हॉस्पिटल में जाने से पहले या फिर कोई भी गैदरिंग से पहले, शादी विवाह में। ओके, और बहुत सारों के घर में मिल जाएगा अभी इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो ये कौन से रेडिएशन लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बियर्स लॉ, सेकंड है स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, थर्ड है वियंस लॉ एंड किर्चॉफ लॉ। तो अपन को देखना है कि कौन से पे करता है, तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, ये लॉ पढ़ भी लेना। ये लॉ कहता क्या है, रेडिएंट पावर किसके टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होता है, कितना पावर उसका ज़्यादा होता है। फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है रेडिएशन पावर स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्सेंस ऑफ एयर इन सॉइल लिमिट्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ। यदि सॉइल में किसकी एब्सेंस हो गई है, एयर की एब्सेंस हो गई है, एयर बहुत ही माइन्यूट है या फिर एयर है ही नहीं, तो वो कौन सी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, लिमिट करेगा, किसको रोक देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली, क्या सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेगा या मीजो ऑर्गेनिज्म ओनली। थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड फोर्थ वन इज पोल्यूटेंट ओनली। तो इसको भी रोकेगा, इसके भी अफेक्ट करेगा, और ये तो दोनों ओनली दे रखे हैं तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब थर्ड वन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगा। तो यस, यदि एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी नहीं होगी। वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होने लगेगा। और उसके अलावा जो एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी रुक गई तो वैसे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी लिमिट हो जाएगा, रुक जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो उसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विंड इरोजन प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था 2020 के पेपर से पहले, जो 2020 का JRF एग्ज़ाम हुआ उससे पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला था। लेकिन अभी जो ICAR ने मान लिया तो नेक्स्ट बार भी यही क्वेश्चन आया तो यही आंसर मानेंगे। तो अब करेक्ट ऑर्डर क्या है, विंड इरोजन कैसे सबसे पहले इनिशिएट होती है और कहाँ रुकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस क्रीप होता है फर्स्ट, सॉल्टेशन, उसके बाद में सस्पेंशन, या सॉल्टेशन सरफेस क्रीप या सस्पेंशन, या सस्पेंशन सरफेस क्रीप एंड सॉल्टेशन, एंड लास्ट वन इज सॉल्टेशन सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। तो इसका सही आंसर माना है ICAR ने फोर्थ। और अभी सबसे पहले होता है सॉल्टेशन, उसके बाद में सस्पेंशन, फिर सरफेस क्रीप। इनका जो पार्टिकल साइज है वो भी देख लेना कि कितने कौन से पार्टिकल्स कोई अपने साथ ब्लो करता है। ओके, और विंड इरोजन की जो विंड इरोजन लॉस से जो सॉइल लॉस की इक्वेशन है वो भी देख लेना, किसने दी वो भी देख लेना। और इन सारी विंड इरोजन की मैकेनिज्म, सॉल्टेशन कैसे होता है, सस्पेंशन में क्या प्रोसेस है, या सरफेस क्रीप क्या है, वो देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं मैं, जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो भी पार्ट है वो 2021 के पेपर में अच्छे से देख के जाना, क्योंकि अभी जो हाल ही में जो जितने भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनमें रिमोट सेंसिंग और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ये बहुत ही ज़्यादा, इसके अलावा जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर है सॉइल के, सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सॉइल की क्वालिटी एंड सॉइल की जो हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना। उसके अलावा जितने भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, रिमोट सेंसिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है, या इसरो है, इसके अलावा जितने भी एब्रोड के जितने भी विदेशियों के जितने भी रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर, नासा हो गया, या चाइना का CSA हो गया, जापान का हो गया, इन सब के भी अच्छे से देख के जाना। और इसरो की जो अभी हिस्ट्री है, सबसे पहले कब स्टेबलाइज हुआ, उससे इसरो से पहले उसको किस फॉर्म में जानते थे अपन इनको स्पार, और कब स्टेबलाइज हुआ, किसने स्टेबलाइज किया, और जो किसके डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ये सारे के सारे चीज़ देख लेना।
ओके। और उसके अलावा जितनी भी सैटेलाइट्स अभी लॉन्च हुई है जो अपने मतलब इन्वायरमेंट या फिर सॉइल एंड वाटर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये सारे भी, या फिर मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, वो सारे भी एक बार देख लेना जहाँ पे भी आप जिस सोर्स से भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT हैज़ स्टेबल एंड हाई परसिस्टेंस इन। जो DDT होता है वो सबसे ज़्यादा और सबसे लंबे समय तक और स्टेबल फॉर्म में कौन से बॉडी में रहता है? तो प्लांट्स में या फिर सॉइल में या वाटर में या तीनों में? तो देखो रहता तो तीनों में है, लेकिन जो स्टेबल एंड हाई परसिस्टेंस इसकी होती है वो होती है वाटर में। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द एंजाइम विच कैटालाइज द इंटरकन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज एंडोज एंड कीटोज शुगर्स आर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइसोमेरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड, मैच द फॉलोइंग वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चारों के चारों जो रिजोल्यूशन है इनकी डेफिनेशन, ये कैसे वर्क करते हैं, कहाँ काम आते हैं और ये किस में अपन इसको मेजर करते हैं, मीटर में, नैनोमीटर में, बिट्स में या डेज में। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये सारे रिजोल्यूशन है, इनकी डेफिनेशन क्या है, फिर अपन जान पाएंगे कि ये इनको किस में मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रल को किस में, स्पाशियल को, रेडियोमेट्रिक को एंड टेम्पोरल। ओके, तो अपन सबसे पहले देखते हैं। तो ये रिजोल्यूशन जो यूज़ करते हैं अपन रिमोट सेंसिंग में वो मेनली 4 टाइप है, स्पाशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल एंड रेडियोमेट्रिक। ओके, तो इन चारों की अपन डेफिनेशन और इनकी मेजरमेंट किस में करते हैं अपन देखेंगे। तो सबसे पहले स्पाशियल refers to the size of the smallest feature that can be detected by a satellite sensor or displayed in a satellite image। तो ये जो अपन स्मॉलेस्ट साइज कोई भी डिटेक्ट करते हैं सैटेलाइट से, तो उसको जो अपन डिस्प्ले करते हैं इमेज में, उसकी जो साइज होती है उसको अपन बोलते हैं स्पाशियल रिजोल्यूशन। और इट इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड एज ए सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। और स्क्वायर की वन साइड की जो लेंथ होती है इसमें अपन इसको मेजर करते हैं, और जो लेंथ को मेजर करते हैं वो मेनली करते हैं अपन मीटर में। तो स्पाशियल रेजोल्यूशन किस में मेजर होगा? मीटर्स में रेजोल्यूशन होगा। तो फॉर एग्जांपल एक स्पाशियल रेजोल्यूशन ऑफ 250 मीटर मीन्स दैट 1 पिक्सल रिप्रेजेंट एन एरिया 250 बाई 250 मीटर्स ऑफ द ग्राउंड। ओके, तो यदि अपन कोई भी एक स्पाशियल रेजोल्यूशन का मतलब क्या कि अपन कोई इमेज की एक पिक्सल है, वो पिक्सल क्या बताती है कि ग्राउंड पे उसका जो एरिया है वो क्या है, 250 बाई 250, मतलब 250 का स्क्वायर वो एरिया है। सेकेंड वन है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेफर्स द एबिलिटी ऑफ ए सैटेलाइट सेंसर टू मेजर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये वेवलेंथ को मेजर करता है, किसको मेजर करता है? स्पेक्ट्रल से आप समझ के होंगे ये किसको करता है? वेवलेंथ को। और वेवलेंथ किस में होती है? तो अपन देखते हैं अभी वापस। तो फर्स्ट इसमें देखो, एक में देखा है मीटर, और सेकंड स्पाशियल जो होता है अपन ने अभी देखा 36 मीटर। मतलब क्या है, यदि एक पिक्सल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 36 मीटर स्क्वायर को ग्राउंड पे। सेकंड वन स्पेक्ट्रल को अपन ने देखा, वो किस में देखा? स्पेक्ट्रल वेवलेंथ को, और वेवलेंथ होती है या नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर वगैरह में, तो ये नैनोमीटर दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन टेम्पोरल रेजोल्यूशन, refers to the time between images, और जो the capacity for satellite to provide images of the same geographical area more effectively has increased dramatically since the dawn of the space age। तो ये जो टाइम बताता है, टेम्पोरल क्या बताता है? इमेज का टाइम बिटवीन इमेजेस, जो इमेजेस के बीच में जो टाइम लगता है वो बताता है टेम्पोरल। तो टाइम को अपन किस में मापते हैं? मिनट्स में, आवर्स में या फिर सेकेंड्स में। तो ये जहाँ भी दे रखा है वो है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। एंड लास्ट वन है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। द रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन ऑफ इमेज डाटा इन रिमोट सेंसिंग स्टैंड फॉर द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट ग्रे स्केल वैल्यूज इट मेजर इन बिट। तो रेडियोमेट्रिक कहता है बिट्स में अपन मेजर करते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। स्पाशियल है वो मीटर में, एक पिक्सल जो भी मान लो एक पिक्सल है 250 मीटर की है, इसका मतलब है वो ग्राउंड पे 250 बाई 250 मीटर का एरिया कवर करती है। स्पेक्ट्रल होता है वो वेवलेंथ को नैनोमीटर में वगैरह वगैरह में मेजर करता है। टेम्पोरल होता है वो टाइम को मीटर, मिनट, सेकेंड, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, तो इनमें जो भी वैल्यू दे रखी है वो टेम्पोरल है। और जो रेडियोमेट्रिक है वो है बिट्स में। ओके, तो अब अपन वापस क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है तो वो किस में होगा? स्पेक्ट्रल है, वेवलेंथ तो फर्स्ट का है, थर्ड
स्पाशियल है वो मीटर में होगा, तो बी का है फोर्थ। रेडियोमेट्रिक है तो रेडियोमेट्रिक किसको मापता है, ये बिट्स में मापता है, तो थर्ड का है सेकंड। एंड डी ऑप्शन का क्या है, डी ऑप्शन का वापस है डेज में फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन सही है इसका, सी का सेकंड एंड फोर्थ का वन। ओके, तो इसका 16 का राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है सेकंड वन। एक बार वापस मैं उसको ओपन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है पॉज करके ले लेना और शेयर कर लेना। ओके, इन सारी डेफिनेशन लिख लेना किस में मेजर करते हैं। नोट डाउन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द पीएच रेंज ऑफ सोडिक सॉइल्स। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन किया, बहुत ने राइट इसका आंसर रॉन्ग कर दिया। तो देखो इसमें क्या पूछा है कि सोडिक सॉइल जो एल्कली सॉइल होती है, एल्कलाइन नहीं एल्कली सॉइल, तो सोडिक सॉइल होती है उसका पीएच रेंज सबसे बेस्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 8 to 10 और मोस्ट ऑफ ने ये किया था। सेकंड है 8.5 से लेस देन 8.5, इन थर्ड है 8 मोर देन 8.5 एंड सिक्स है फोर्थ है 6 to 8। तो ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो एसिडिक हो गई सॉइल, एसिडिक टू न्यूट्रल समथिंग। एंड फर्स्ट है 8 to 10 इसमें, और फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पूछा है रेंज और यहाँ सब लोगों को लग रहा है कि रेंज में है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट होना चाहिए। लेकिन इसका है देखो 8 नहीं, 8.5 से मोर देन यदि 8.5 है तो वो क्या है, सोडिक सॉइल है, और इसका सही ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। ओके, कंफ्यूज मत होना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरल लॉन्गर द प्लांट इज इन कॉन्टैक्ट विद नाइट्रेट देयर वुड बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि या फिर ऐसे कहें कि ज़्यादा देर तक नाइट्रेट के कांटेक्ट में कोई भी प्लांट रहेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिजर्व, नाइट्रेट रिजर्व बढ़ता जाएगा प्लांट्स के रूट्स में या फिर प्लांट्स में। सेकंड है ग्रेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो नाइट्रेट डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होगा ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। थर्ड है नो इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट एक्यूमुलेशन, नहीं इफेक्ट तो होगा क्योंकि लॉन्ग टाइम तक कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एंड रेड्यूस्ड डीनाइट्रिफिकेशन, नहीं यदि ज़्यादा है तो डीनाइट्रिफिकेशन तो बढ़ेगा, रेड्यूस नहीं होगा, तो उसका सही ऑप्शन है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट इंडिकेट्स वाटर हेल्ड इन। जो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट्स के लिए वो कहाँ तक हेल्ड होता है, कौन से रेंज तक। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.33 फिल्ड कैपेसिटी टू 15 बार विल्टिंग पॉइंट तक। सेकेंड है 0.12 0.2 बार एंड अबव 15 बार एंड बिलो 0.1 बार। तो जो अवेलेबल वाटर होता है, देखो दो टाइप के वाटर क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। और फिजिकल में है 3 टाइप के, सबसे पहले ग्रेविटेशनल एंड कैपिलरी वाटर एंड थर्ड वन इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर एंड सुपरफ्लूअस वाटर। तो जो अवेलेबल वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है, जो प्लांट को इजीली अवेलेबल है। तो कैपिलरी वाटर का वो पोर्शन, देखो कैपिलरी वाटर होता है 0.33 फिल्ड कैपेसिटी टू 31 बार, तो 31 बार तक होता है, 0.33 से 31 बार तक वो होता है कैपिलरी वाटर। और कैपिलरी वाटर का वो पोर्शन जो प्लांट को अवेलेबल हो, अवेलेबल वाटर कहलाता है। तो वो होता है फील्ड कैपेसिटी से लगाकर विल्टिंग पॉइंट तक, तो 0.13 से लगाकर 15 बार तक जो विल्टिंग पॉइंट है वहाँ तक जो वाटर है वो प्लांट्स को अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। इसके अलावा जो भी वाटर है इसके 15 बार से ज़्यादा जितना भी, वो सारा का सारा अनअवेलेबल है, वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं। हो सकता है कुछ माइक्रोब्स को अवेलेबल हो जाए लेकिन प्लांट्स को वो अवेलेबल नहीं है। और वो वाटर जो बहुत वाटर लॉग कंडीशन में या बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल में वाटर सरफेस से बह रहा है, वो है सुपरफ्लूअस वाटर। ओके, जो ग्रेविटेशनल फ्लो की वजह से बह रहा है। तो ये देख लेना, इसका पूरा वाटर मैनेजमेंट में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाटर और उसकी पीएफ वैल्यू, जितने भी वाटर है, वाटर की कंडीशन है, उसकी पीएफ वैल्यू वो भी देख लेना एक बार। तो ये सारा पीएफ दिया किसने, साइलेन, और क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारा देख लेना। ओके,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट फ्री लिविंग। यहाँ देखो ध्यान से देखना है, नॉट फ्री लिविंग मतलब फ्री लिविंग नहीं है, तो क्या है वो एसोसिएटेड है या फिर सिम्बायोसिस है किसी के साथ। तो एजोटोबैक्टर, तो जो एजोटोबैक्टर है वो तो है फ्री लिविंग है, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फिर सिम्बायोसिस में नहीं है। साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग है, रोडोस्पाइरिलम भी फ्री लिविंग है, और फ्रैंकिया जो यहाँ पे है वो नॉट फ्री लिविंग है, ये एसोसिएटेड होता है। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन फ्रैंकिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सरफेस ओरिजन प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूस क्रॉपिंग इज नोन एज। तो जो कंटिन्यूस क्रॉपिंग की वजह से जो सरफेस ओरिजन बनता है जिसको बोलते हैं एपिपेडोन, वो कौन सा होता है? ए सरफेस ओरिजन प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूस क्रॉपिंग इज नोन एज। तो सरफेस ओरिजन है मतलब एपिपेडोन है, और कैसे बना है? कंटिन्यूस क्रॉपिंग से बना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेजन एपिपेडोन, सेकंड वन इज ऑक्रिक एपिपेडोन, थर्ड एम्ब्रिक एपिपेडोन, एंड फोर्थ वन इज एंथ्रोपिक एपिपेडोन। देखो यहाँ पे यदि पूछे कि मैन मेड, तो मैन मेड यहाँ पे दो है, एक तो है प्लेजन एंड एक है एंथ्रोपिक। दोनों ही मैन मेड है, ह्यूमंस बनाते हैं इनको, और दोनों ही एपिपेडोन है मतलब सरफेस ओरिजन है। टू टाइप के ओरिजन होते हैं, एपिपेडोन एंड एंडोपेडोन। जो सरफेस होते हैं अपर लेयर में होते हैं सोइल की, वो तो सरफेस ओरिजन एंड उनको एपिपेडोन बोलते हैं, और जो सब सरफेस लेयर में होते हैं उनको बोलते हैं एंडोपेडोन। ओके, और जो ये मैन मेड है वो दो है, प्लेजन एंड एंथ्रोपिक। लेकिन जो कंटिन्यूस क्रॉपिंग या फार्मिंग की वजह से जो बनता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपिक एपिपेडोन। और जो मैन्यूरिंग की वजह से बनता है, कंटिन्यूस मैन्यूरिंग विद सॉइल, या फिर अपन ऑर्गेनिक मैन्यूर्स डालते हैं कंटिन्यू, और उसकी वजह से जो बनता है उसको बोलते हैं प्लेजन। तो लेकिन इसके लिए सही आंसर है वो है एंथ्रोपिक, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 2:1 नॉन एक्सपांडिंग क्ले मिनरल। अब देखो यहाँ पे एक्सपांडिंग नहीं पूछा है, नॉन एक्सपांडिंग पूछा है। केओलिनाइट फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड है वर्मिकुलाइट, थर्ड है मोन्टमोनोलाइट, एंड फोर्थ वन इज इलाइट। देखो केओलिनाइट है वो है 1:1, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड वन इज वर्मिकुलाइट एंड मोन्टमोनोलाइट, ये दोनों ही एक्सपांडिंग टाइप के हैं। मोन्टमोनोलाइट बहुत ज़्यादा एक्सपांडिंग करता है, ये स्लाइटली एक्सपांडिंग करता है वर्मिकुलाइट। लेकिन जो इलाइट होता है वो होता है नॉन एक्सपांडिंग। तो इसका सही आंसर है फोर्थ वन। नॉन एक्सपांडिंग टाइप 2:1 क्ले मिनरल कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा इलाइट। और 1:1 केओलिनाइट, 2:1 एक्सपांडिंग टाइप इज वर्मिकुलाइट एंड मोन्टमोनोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इफ ए सैटेलाइट कंप्लीट्स रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट 2 times a day देन एंगुलर वेलोसिटी इज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 720 डिग्री पर डे। ओके, यदि एक करता तो 360, और एक दिन में 2 बार कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 720 डिग्री पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द के पोटेशियम बियरिंग मिनरल डोमिनेंट इन सॉइल इज। पोटेशियम बियरिंग कौन सा मिनरल है जो सॉइल में डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओलिवाइन, सेकंड इज हॉर्नब्लेंड, थर्ड वन इज माइकाज, एंड फोर्थ वन जिरकॉन। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम बियरिंग मिनरल डोमिनेंटली सॉइल में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो उसका सही आंसर है माइका। ओके, माइका सबसे ज़्यादा पोटेशियम बियरिंग मिनरल होता है सॉइल में, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ पोटेशियम कंटेंट इन सॉइल। जो पोटेशियम कंटेंट है या सोडियम कंटेंट भी यदि क्वेश्चन में पूछ ले, तो पोटेशियम एंड सोडियम कंटेंट अपन को यदि डिटरमिनेशन करना है सॉइल में, तो अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेंगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज में लेंगे? फर्स्ट है अल्ट्रावायोलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेकेंड वन इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर AAS, थर्ड वन इज फ्लैम फोटोमीटर, एंड फोर्थ वन इज कॉलोरीमीटर। तो इसका सही आंसर है जो फ्लैम फोटोमीटर होता है, एमिशन प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो जो होता है वो पोटेशियम कंटेंट इन सॉइल मेजरमेंट के लिए यूज लेते हैं अपन। तो सही आंसर है फ्लैम फोटोमीटर। और पिछली बार 2019 में 2019 में क्वेश्चन पूछा था JRF में, जो फ्लैम फोटोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये करता है एमिशन प्रिंसिपल पे। ओके, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है जो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे करता है, और फ्लैम फोटोमीटर है वो एमिशन प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, स्टोक्स लॉ सजेस्ट द वेलोसिटी ऑफ फॉल ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो स्टोक्स लॉ बोलता है वो क्या कहता है कि
वेलोसिटी होती है कोई भी पार्टिकल जो गिर रहा है किसी भी मीडियम में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है? तो डेंसिटी ऑफ मीडियम, या फिर स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, या फिर रेडियस ऑफ द पार्टिकल, या स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल। तो आपको स्टोक्स लॉ पढ़ना है, किसमें है? तो स्टोक्स लॉ रिलेटेड है सोइल जो टेक्सचर है या फिर सोइल टेक्सचर एनालिसिस में अपन करते हैं, या पार्टिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, या मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें अपन एनालिसिस करते हैं कोई भी पार्टिकल का कि उसकी पार्टिकल की साइज रेंज क्या है। तो उसके लिए अपन स्टोक्स लॉ यूज में लेते हैं। और ये क्या कहता है स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द फॉल ऑफ पार्टिकल्स इन एनी मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल। जो उसका रेडियस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा क्या? उसकी वेलोसिटी कोई भी पार्टिकल की। ओके, तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ये अच्छे से पढ़ लेना, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, और कैसे डेरिवेशन होता है, इसका डेरिवेशन भी पढ़ लेना, और किसने दिया, जी स्टोक्स ने, और किससे रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है सोइल हीट फ्लक्स इज अपवर्ड ड्यूरिंग। सोइल हीट फ्लक्स है वो अपवर्ड कब होगा? मतलब सोइल सरफेस से यदि सरफेस से अंदर की ओर यदि सब सरफेस की ओर हीट फ्लक्स हो रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसका। लेकिन यदि सब सरफेस से या फिर इनर पार्ट ऑफ सोइल से यदि वो ऊपर की ओर आ रहा है तो ये अपवर्ड मूवमेंट है वो सोइल में किस टाइम या किस ड्यूरेशन में होता है? नून में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो तो अंदर की ओर ही जाएगा। आफ्टरनून भी गर्मी मतलब अपवर्ड फ्लो नहीं होगा, यदि होगा तो वहीं रुक जाएगा या फिर स्लोली डाउनवर्ड मूवमेंट ही होगा। फॉरनून भी नहीं होगा, यदि नून के आसपास वाले में दिन में डे टाइम में कभी नहीं होगा। तो कब होगा? ये होगा मिडनाइट में। इसका राइट आंसर है मिडनाइट में, जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है सरफेस का, लेकिन सब सरफेस लेयर में टेम्परेचर हाई होता है, तब जो हीट फ्लक्स होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, सरफेस की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इम्पार्ट इनडायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है वो इनडायरेक्टली ड्रॉट रेजिस्टेंस कॉज करता है या फिर इम्पार्ट करता है प्लांट्स में? फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम, एंड फोर्थ वन है सल्फर। देखो यहाँ पे अगर डिजीज रेजिस्टेंस डायरेक्ट रूप से तो अभी उसका आंसर होता है पोटेशियम, और इनडायरेक्टली और ड्रॉट रेजिस्टेंस कर रहा है तो उसका भी आंसर है पोटेशियम। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम। पोटेशियम इनडायरेक्टली ड्रॉट रेजिस्टेंस करता है सॉरी, और उसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंस की जो प्रोसेस होती है इम्पार्ट करता है, ये भी पोटेशियम करता है। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो रेगुलेट करता है वो भी पोटेशियम करता है। और जो एंजाइम एक्टिविटी है ये भी इसका मेन फंक्शन है, एंजाइम रेगुलेशन, वो भी पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इन जनरल लोअर द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस द, जो लोअर लैटिट्यूड होता है कोई भी प्लेस का, वहाँ पे क्या होता है कि मोर द सोलर एनर्जी इट रिसीव्स, लेजर द सोलर एनर्जी इट रिसीव्स, द मोर विंडी इज द प्लेस एंड द क्लाइमेट इज कोल्ड। देखो जहाँ पे लोअर लैटिट्यूड होता है वहाँ पे क्या होता है, देखो तो लोअर लैटिट्यूड में क्या होता है, देखो यदि पोलर सरफेस की बात करें तो वहाँ पे जो सनरेज है वो एक स्लांट में या फिर अपन एक ऐसे गिरती है जैसे वो ज़्यादा वाइडर एरिया कवर करे, जिससे क्या होगा, जो उसकी एनर्जी है वो लो हो जाएगी, सोलर एनर्जी। लेकिन यदि अपन बात करें लैटिट्यूड के नियर तो वहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्टली गिरती है सोलर एनर्जी, और जिससे क्या होता है ये नैरो स्पेस में या फिर नैरो एरिया में कवर करती है, जिससे इसकी जो सोलर एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। तो याद रखना जो लैटिट्यूड के पास की जो एरियाज है वहाँ पे सोलर एनर्जी, जो पोलर रीजन होते हैं वो कोल्ड होते हैं, कूलर होते हैं देन लैटिट्यूड के आसपास के एरियाज से। ओके, और वहाँ पे क्या, लैटिट्यूड के आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है वो ज़्यादा रिसीव होगी, और जिससे वहाँ के एरियाज क्या होंगे, वहाँ के एरियाज वार्मर होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाले, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को अपन को मैच करना है। तो यहाँ पे देखो साइंटिस्ट के नाम एंड देयर कंट्रीब्यूशंस दे रखे हैं, और इससे देखो 2 आ चुके हैं ऐसे। तो ध्यान रखना डी के दास के पीछे या सत्यनारायण सर की जो ट्रीटाइज है
और उनके अदर बुक्स है, उनके पीछे भी ये बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप ज़रूर फॉलो करना। और जिनको भी क्विक रिवीजन करना है, वो जब अभी फोर्थ ईयर में है, एग्ज़ाम से पहले देखना है, तो मैं मतलब सबसे पहले सजेस्ट करूँगा टैबलेट्स ऑफ सोयल साइंस बाय इटेला सत्यनारायण। तो इटेला सत्यनारायण सर की जो टैबलेट्स ऑफ सोयल साइंस है, वो यदि आप 15-20 दिन पहले भी पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बहुत हेल्प करेगी। ये मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने जस्ट लॉकडाउन के बाद में सितंबर शुरू में मैंने वो बुक परचेज़ की थी। 23 को हमारा 23 को एग्ज़ाम था, तो मैंने उस बुक को पढ़ा और उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन मेरे एज इट इज़ सही हुए। तो आप भी देखना, बहुत अच्छी बुक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। और उसके अलावा डी के दास है, टी डी विश्वास है, IEEE की दोनों, और AK शाह यदि आप सॉइल फिजिक्स अच्छे से पढ़ना चाहो, और सहगल पढ़ लेना यदि पेडोलॉजी के कुछ चैप्टर वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। थॉमस वे फर्स्ट है, थॉमस ग्राम सेकंड, सोरेनसन एंड शोफील्ड, ये तीनों दे रखे, चारों दे रखे हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो आपको देखा होगा सोरेनसन डायरेक्टली रिलेटेड है PH से, और जो थॉमस वे है वो डायरेक्टली रिलेटेड है थॉमस वे। थॉमस ग्राम है, आपको पता हो तो कॉलर्ड से। थॉमस वे है CEC से। एंड जो शोफील्ड है वो PF से। मैंने पीछे बताया था PF, तो PF शोफील्ड है, और जो PE कॉन्सेप्ट है वो साइलेंट ने दिया था। एंड PH कॉन्सेप्ट सोरेनसन। तीनों ध्यान रखना, PH सोरेनसन, PF शोफील्ड एंड PE साइलेंट। ओके। और थॉमस ग्राम कॉलर्ड जो वर्ड है, टर्म है, वो कॉइन की थी। और थॉमस वे एंड थॉमसन ये जो CEC के बारे में बताया था। ओके, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट में 4 एंड सेकेंड में 3, तो लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, इसका राइट है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, और बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक्स होती है इसमें। तो अपन देखो क्वेश्चन क्या है। इफ द मीन एनुअल सोइल टेम्परेचर इज 8 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एनुअल समर एंड मीन एनुअल विंटर टेम्परेचर इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दो ही है, एक तो टेम्परेचर क्या है, और एक जो इनका एनुअल डिफरेंस, एनुअल समर एंड विंटर, मीन एनुअल विंटर का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या फिर कम है, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस है या मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो यदि यहाँ पे मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस होता, और यदि 8 से 15 डिग्री सेल्सियस या 8 to 15 डिग्री सेल्सियस एनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर होता, तो इसका आंसर हो जाता फर्स्ट ऑप्शन म्यूजिक। लेकिन यहाँ पे है लेस देन, और यदि कोई भी टेम्परेचर एनुअल टेम्परेचर दे रखा हो और उसमें लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस कुछ भी टेम्परेचर है, उसका समर एंड विंटर के डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से कम है या लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो करते हैं आइसो। नाम वही सेम वही रहता है जो मोर देन का है मेजी की, लेकिन उसके आगे एक प्रीफिक्स यूज करते थे आइसो। तो जो इसका सही या राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है आइसो मेजी। तो देखो यदि मीन एनुअल सोइल टेम्परेचर है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका जो मीन एनुअल विंटर एंड मीन एनुअल समर जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो इसका आंसर जाएगा आइसोमेजिक। एंड यदि मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस होता है इनका डिफरेंस, तो आंसर जाता मेजिक। अब गया है आइसोमेजिक। ओके, सेकंड ऑप्शन राइट है। और यदि 5 डिग्री से मोर देन होता 5 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका आंसर होता मेजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जहाँ भी देखो ये ध्यान रखना, जहाँ भी आइसो प्रीफिक्स यूज हो वहाँ पे ध्यान रखना हमेशा जो भी टेम्परेचर दे रखा हो उसका जो मीन एनुअल विंटर एंड समर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 5 से लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस होगा। मोर देन में कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एपिपेडॉन कॉमनली फाउंड इन इंडिया। देखो एपिपेडॉन कितने होते हैं ये नहीं पूछा, 9 होते हैं वैसे, लेकिन कॉमनली फाउंड कितने होते हैं इंडिया में टोटली कितने मिलते हैं जनरली। ओके, तो टोटल होते हैं 9, और जो इंडिया में है वो 3 एपिपेडॉन पाए जाते हैं। मेनली जो कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं वो इंडिया में जो फाउंड होते हैं वो कितने हैं, 3। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट है। ओके, और यदि बात करें एंडोपेडॉन की, तो एंडोपेडॉन होते हैं 19 टोटल एंडोपेडॉन है। ठीक है, नाम देख लेना इनका, और कैरेक्टरिस्टिक जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ इथेन। वेरी गुड। इथेन मीन
ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन चैन में कितने कार्बन कंटेंट है, 2 कार्बन है। और इथेन है मतलब ये क्या है, एल्केन है, ठीक है। एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन, और 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो कार्बन 2 एटम ऑफ कार्बन एंड विद 6 एटम ऑफ, तो 2 कार्बन एटम्स है ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो सिंगल बॉन्ड है, एल्केन बनाते हैं, और ये 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। तो कार्बन तो है 2 और हाइड्रोजन है 3, CH3 तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH फॉर मेथेन का, 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है, और 1 ये भी देख लेना, आप सॉल्व करोगे पता चल जाएगा, ओके। मेथड फॉर ब्यूट जो भी है देख लेना, और इसके जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ये नोमेनकल्चर अच्छे से देख लेना, IUPAC नेम वगैरह। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, तो आप पूरा का पूरा अच्छे से IUPAC अच्छे से ढंग से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल हीट फ्लक्स इज इक्वल टू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोइल जो हीट फ्लक्स है उसका फॉर्मूला पूछ लिया, तो क्या होता है, dt/dz, कॉन्स्टेंट dz अपॉन dt, कॉन्स्टेंट dt अपॉन dz एंड dz अपॉन dt। उसका जो राइट आंसर है वो 3rd है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज टू स्लो डाउन द वाटर रन ऑफ इंक्लूड, वाटर रन ऑफ को अपन को कम करना है तो कौन सी प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपन यूज, तो फर्स्ट ऑप्शन है कंटूर टिलेज, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रिप क्रॉपिंग, थर्ड ऑप्शन है टेरेसिंग, और वापस इनमें 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन सा राइट है, बोथ A and B, बोथ B and C, ऑल A B C एंड बोथ A and C। तो देखो वाटर को अपन, वाटर रन ऑफ है उनको स्लो डाउन करना है कोई भी स्लोपी एरिया में, तो अपन कंटूर टिलेज भी कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं एंड टेरेसिंग भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल A B and C, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपैरेटिवली स्टेबल फ्रैक्शन ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द एडेड प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू इज कॉल्ड, ओके। जो स्टेबल फ्रैक्शन है सोइल ऑर्गेनिक मैटर का, डिकम्पोजिशन हो गया है मेजर पोर्शन का जो अपन ने ऐड किया ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, लेकिन जो बाद में जो एनिमल एंड प्लांट रेजिड्यू का जो स्टेबल फ्रैक्शन बचा है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कोर्टिजोल कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, इमोबिलाइजेशन। देखो इस बार जो सोइल के एग्जाम 2020 का पेपर है उसमें क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन ऑप्शन बहुत ही घटिया थे, मतलब आप इजीली, आप यदि कोई तुक्का भी लगाना चाहे तो भी इजीली तुक्का लगा सकता है। अब कोर्टिजोल, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन इसका कोई मतलब नहीं है, और सिंपल सा अपन को पता है कि इसका आंसर है ह्यूमस। तो यही गलती थी, इसलिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गई, 430 मार्क्स, 430 मार्क्स हाइएस्ट थे, जो फर्स्ट टॉपर थी उसकी गर्ल्स थी, और बहुत ही अच्छे रैंक के, बहुत ही ज़्यादा मतलब कट ऑफ हाई गई, और बहुत ही कम मार्क्स में बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम मार्क्स में बहुत ज़्यादा लोग थे, एक एक क्वेश्चन के डिफरेंस में बहुत सारे लोग थे। और यही रीज़न था कि जिन्होंने डीपली पढ़ा था या फिर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ के गए थे उनके मार्क, और जिन्होंने लास्ट टाइम में 1-2 बुक पढ़ी है उनके मार्क ऑलमोस्ट सेम थे, हाँ 1-2 रैंक आगे पीछे हो गई लेकिन ऑलमोस्ट सेम थे। और जिन्होंने भी ढंग से ध्यान से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व की रैंक लगी 2020 के जो भी CRF एस्पिरेंट्स है उनमें, ओके। ऐसा पेपर आए तो अभी ठीक, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ढंग से वो 2 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे और अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स जीरो या मिनिमम टिलेज, डायरेक्ट सीडिंग या बेड प्लांटिंग विद रेजिड्यू मल्च। तो इसमें से जो भी करेक्ट है उनको अपन को चूज़ करना है इन 4 ऑप्शन में, कि द रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड जीरो या मिनिमम टिलेज, डायरेक्ट सीडिंग या बेड प्लांटिंग विद रेजिड्यू। तो रिसोर्सेज में वाटर, सॉइल, इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, वाटर एंड सॉइल का। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को जीरो या मिनिमम टिलेज करेंगे तो मतलब अपन बहुत सारे रिसोर्सेज बचा रहे हैं, टिलेज कर ही नहीं रहे हैं तो सॉइल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो अभी अपन रिसोर्स बचा रहे हैं। बेड प्लांटिंग विद रेजिड्यू मल्च, ये भी वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, वाटर का इवोपोरेशन रोक देता है। तो इसका आंसर है ऑल A, B एंड C, तीनों ही ये रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। 2 टाइप के फैक्टर है,
एक्टिव एंड पैसिव जोफे ने बताया, जैसे कि जेनिन फैक्टर्स दिए 1941। 1944 में जोफे ने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव। वैसे टाइम को भी न्यूट्रल फैक्टर मानते हैं, लेकिन पहले टाइम को भी पैसिव फैक्टर में इंक्लूड किया था। तो जो एक्टिव फैक्टर होते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो ये होते हैं क्लाइमेट एंड फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एक्टिव फॉर्म एंड सेकंड इज बायोस्फीयर, ये दोनों ही एक्टिव फॉर्म है। एंड जो पैसिव फैक्टर्स है वो होते हैं रिलीफ, टोपोग्राफी या रिलीफ दोनों एक ही चीज़ है, टाइम और पेरेंट मटेरियल। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा क्लाइमेट। यदि क्लाइमेट ऑप्शन में नहीं था होता तो बायोस्फीयर होता, और यदि पैसिव पूछते तो इन दोनों में से या इन तीनों में से एक आंसर होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। देखो सॉइल क्लासिफिकेशन एक मल्टी कैटेगरी सिस्टम है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी कैटेगरीज है। यदि अपन अपर लेवल में बात करें तो अपर टू लोअर में बात करें तो सबसे पहले ऑर्डर, मतलब सबसे बिगेस्ट या फिर सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो है ऑर्डर। तो यहाँ पे पूछा हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, ऑर्डर। और सबसे स्मॉलेस्ट है सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज। तो वाटर इरोजन को परमिट कौन सी क्रॉप करती है, ये देखना है अपन को। तो फर्स्ट वन इज रेड ग्राम पिजन पी, सेकंड इज ब्लैक ग्राम सोयाबीन और काउपी। तो ये देखो, इसमें देखो रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन एंड काउपी ऑल आर लेग्यूम्स, और जनरली लेग्यूम्स जो होती है वो इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है वाटर इरोजन परमिटिंग क्रॉप, और इसका सीधा सा आंसर जाएगा, आप देख लेना ध्यान से, इसका आंसर है पिजन पी या रेड ग्राम, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मास्टर हॉरिजन ऑफ सोइल इज नोन एज जोन ऑफ आइलुविएशन। वेरी गुड क्वेश्चन एंड नाइस क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलुविएशन, व्हाट इज द एलुवियल हॉरिजन, व्हाट इज द आइलुविएशन एंड व्हाट इज द आइलुवियल हॉरिजन, what is the zone of washing out, what is the zone of accumulation, what is the zone of maximum accumulation। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं सोइल मास्टर हॉरिजन से बनते हैं। मेनली 5 मास्टर हॉरिजन है, O, A, E, B एंड C। ओके, तो इनमें क्या होता है मास्टर हॉरिजन में, तो ऐसा कौन सा जोन है जहाँ आइलुविएशन होता है। देखो 2 टर्म्स है, इलुविएशन ELUVIATION एंड आइलुविएशन ILLUVIATION। इलुविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट ऑफ सोइल मटेरियल। यदि सोइल मटेरियल वॉशिंग आउट हो रहे हैं कोई भी हॉरिजन से, तो उस हॉरिजन को बोलते हैं ए हॉरिजन। और मोस्ट स्पेसिफिक बात करें अपन तो उसको A2 या फिर E हॉरिजन बोलते हैं। और जहाँ पे आइलुविएशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो वॉशिंग आउट होके जहाँ वॉशिंग इन हो रहा है, वापस जहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन बी हॉरिजन। तो A2 या E हॉरिजन से जो मटेरियल जा रहा है, तो जहाँ से जा रहा है उसको बोलते हैं A2 हॉरिजन या E हॉरिजन, और जहाँ पर जाके रुक रहा है उसको बोलते हैं अपन बी हॉरिजन। देखो यहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पहले ही हो नाम दे दिया बाद में ये प्रोसेस हो रही है, नहीं, जैसे प्रोसेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपन नाम देते हैं। जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, उसको ओ हॉरिजन नाम दे दिया अपन ने। यदि ऐसा नहीं है कोई हॉरिजन सोइल में, तो वहाँ ओ हॉरिजन एब्सेंट है। जैसे कि अपन नॉर्मल फील्ड जो सॉइल होती है अपनी, वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होता, फॉरेस्ट में होता है, ग्राफिक सॉइल में होता है, तो वहाँ पे ओ हॉरिजन होता है। लेकिन जो नॉर्मल फील्ड सॉइल है वहाँ पे अपन ओ हॉरिजन नहीं, एब्सेंट होता है। ए हॉरिजन कौन सा होगा, ए हॉरिजन वो होगा जहाँ जो जस्ट बिनिथ होगा ओ हॉरिजन से, या फिर मेनली मेजर जो सरफेस हॉरिजन है। और A2 कौन सा है, A2 जहाँ पे वॉशिंग आउट हो रहा है, जहाँ पे ये जो सोइल मटेरियल्स है वो ह्यूमस है, क्ले है, उनका माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ से जा रहे हैं, और जहाँ पे जाकर रुक रहे हैं, जहाँ पे जाकर वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जहाँ पे जाकर उनका जो माइग्रेशन रुक जाएगा, वो हॉरिजन होगा बी हॉरिजन। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन बी हॉरिजन। आइलुविएशन, जोन ऑफ आइलुविएशन, आइलुवियल हॉरिजन कौन सा होता है, बी हॉरिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर आर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, क्या ये ऑर्गेनिक मैन्यूर है, ऑर्गेनिक मैन्यूर अलग होते हैं, बायो फर्टिलाइजर अलग होते हैं। ग्रीन मैन्यूर है, नो। FIM है, नो। FIM क्या है, ये मैन्यूर है, ये तीनों मैन्यूर है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर मैन्यूर नहीं होते। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बायो फर्टिलाइजर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सीधे जाएगी और प्रोवाइड करवा देगी खुद से, या कोई
कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, नहीं। ये कल्चर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का कल्चर होता है, जो क्या करता है, जो या तो सॉल्युबलाइजेशन कर देगा या मोबिलाइजेशन कर देगा कोई भी न्यूट्रिएंट का, या फिर उसका फिक्सेशन कर देगा। यदि वो सॉइल में कम है तो एटमॉस्फेयर पे फिक्स करके प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ का मिनरलाइजेशन प्रोसेस है वो फास्ट अप कर देगा, उसकी जो प्रोसेस है स्पीड है वो बढ़ा देगा। तो ये जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। जैसे कि आप मैं बताऊं, डीकम्पोजर है जो इतने भी, वो सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि डीकम्पोजन होगा तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ी कोई भी माइक्रोब्स के द्वारा, वो माइक्रोब्स क्या कहलाएंगे, वो बायो फर्टिलाइजर्स कहलाएंगे। नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन बढ़ रहा है, या फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ रहा है, या फिर फॉस्फोरस का सोल्यूबलाइजेशन हो रहा है, या फॉस्फोरेट का मोलिबलाइजेशन हो रहा है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फॉर्म न्यूट्रिएंट से इनऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जितने भी माइक्रोब्स है, इनका कल्चर है, ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम है, उसके अलावा एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, इसके अलावा जितने भी ये वैम वगैरह कल्चर है, ये सारे के सारे क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। इनमें से कौन सा सॉइल ऑर्डर है जो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। देखो दो टाइप की एलुवियल सॉइल है, दो टाइप की ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जिसको अपन लोकल भाषा में खादर एंड बागर बोलते हैं। जो खादर होती है न्यूली डिपॉजिट होती है, जो बागर होती है वो ओल्ड डिपॉजिट होती है। तो ओल्ड डिपॉजिट या ओल्ड एलुवियल सॉइल को अपन किस सॉइल ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे, या जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो कौन सा सॉइल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। तो देख, फर्स्ट ऑप्शन है इंसेप्टिसॉल, सेकंड वन इज एंटीसॉल, थर्ड वन इज हिस्टोसॉल, एंड फोर्थ वन इज मॉलिसॉल। हिस्टो एंड मॉलिसॉल ऑर्गेनिक ऑरिजन्स, और एलुवियल सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है। तो इन दोनों में से होगा इंसेप्टी एंड एंटी से होगा, और जो ओल्ड होता है वो होता है इंसेप्टिसॉल्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इंसेप्टिसॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल मॉइस्चर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमसी का जो होता है वो रिप्रेजेंट कौन किस किस के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक का जो होता है किसके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सेकंड वन soil structure and moisture, available soil moisture and soil moisture content, and soil moisture content and soil moisture tension। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन डीनाइट्रिफिकेशन इज मेजर मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन लॉस फ्रॉम द सोइल। कौन सी मैकेनिज्म डीनाइट्रिफिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो कौन सी कंडीशन में सबसे ज़्यादा होगी। तो ये होती है वाटर लॉग्ड कंडीशन में, जब जो भी एरोब्स है या फैकल्टेटिव एरोब्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो ऑक्सीजन रिच सबस्टेंसेस से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये होती है सबमर्ज्ड सॉइल या वाटर लॉग्ड सॉइल में। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। आगे का जितने भी क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन तक 2 वीडियो और आएंगे। पार्ट फर्स्ट में आपको 45 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया अपन ने। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। और उसके अलावा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जितने भी JRF एक्सपीरियंस है सॉइल साइंस के और एग्रोनॉमी के उनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। ओके, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, यदि अच्छा लगे तो अभी, बुरा लगे तो अभी। उसके अलावा जो कोई भी कमी लगे आपको तो सुधार कर सकते हैं तो वो भी बताना। उसके अलावा और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, जो भी आपको नहीं समझ में आता या जो हार्ड लगता है टॉपिक, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा 27 मई को मेजर मॉक टेस्ट होने वाला है सॉइल का, पूरे के पूरे JRF सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं गूगल फॉर्म्स पे 120 क्वेश्चन का, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे नंबर 9079301736 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप ऐड हो सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप में। मैं वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म्स की लिंक सेंड करूँगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बाद में मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दूँगा उसका। उसके अलावा कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो सीधे व्हाट्सअप कर दे या फिर कमेंट बॉक्स में बता दे। थैंक यू सो मच। आगे से आगे शेयर करते रहें। थैंक यू वंस अगेन।